ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करेंगे, वो है स्टेडी स्टेट। नाउ व्हाट इज अ स्टेडी स्टेट, क्या होता है, कैसे स्टेडी स्टेट अटेन होता है, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। थोड़ा सा ढंग से समझना एग्जैक्टली क्या है। देखो, मेरे पास मान लो एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है, वो राइट नाउ कोई एक टेम्परेचर में है, पता नहीं। मैंने अब यहां पर जो पॉइंट ए है उसको अचानक से मेंटेन किया एट टेम्परेचर T1 और दूसरा एंड बी को मैंने मेंटेन किया एट टेम्परेचर T2। T1 मान लो ग्रेटर देन T2 है, राइट? ओके, सो नाउ मान लो ये वाले का जो कंडक्टिविटी है वो है K, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और जो इसका लेंथ है दैट लेंथ इज इक्वल्स टू L, राइट? अच्छा, मैं जैसे ही यहां पर T1 पे मेंटेन करूंगा, इसको मैं T2 पे मेंटेन करूंगा, तो यहां पे जो इमीडिएट विसिनिटी वाले मॉलिक्यूल्स है, वो इमीडिएट विसिनिटी वाले मॉलिक्यूल्स उसके बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, एंड ये वाले बाजू वाले मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने के कारण क्या है, यहां पर कुछ हीट ट्रांसफर होगा, एंड इस तरीके से हीट ट्रांसफर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस रॉड का कोई एक थर्मल कैपेसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा हीट कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एंटर करेगा, वो पूरा का पूरा ऑब्वियस सी बात है यहां पर बाहर नहीं निकलेगा। कुछ पार्ट जो है वो तो डेफिनेटली यहां पर अब्सॉर्ब हो जाएगा। यानी अगर मैं इस टुकड़े को बाहर करके बड़ा करके देखूं, राइट, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं P, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं Q, ये लेंथ में मान लेता हूं dx, ये लेंथ में मान लेता हूं dx। सो जो हीट यहां पर अंदर एंटर किया, राइट, उसका कुछ हिस्सा यहां पर अंदर एब्जॉर्ब होगा और कुछ हिस्सा जो है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, राइट? मैं क्या लिख सकता हूं, dq बाई dt दैट इज कमिंग इनसाइड P, जिस रेट से हीट अंदर आया, माइनस dq बाई dt जो Q से बाहर जा रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू dt बाई dt ऑफ द टुकड़ा PQ। जिस रेट से P के अंदर हीट आया माइनस जिस रेट से अंदर हीट निकला, उसी रेट से तो यहां पर हीट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो dq बाई dt एट P माइनस dq बाई dt एट Q विल बी इक्वल्स टू dm इंटू s इंटू dt बाई dt इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ PQ, राइट? तो स्टार्टिंग में क्या होगा, रॉड का अलग अलग हिस्सा गर्म भी होता रहेगा और हमारे पास एक हीट करंट चलेगा, बट वो वाला हीट करंट जो है वो हमारा हर पार्ट में कांस्टेंट नहीं होने वाला है। यानी इनिशियली हीट करंट
जिसको हम लोग बोलते हैं dq by dt, द रेट ऑफ हीट फ्लो varies with position and time. स्टार्टिंग में तो ये होगा, कुछ हीट एब्जॉर्ब होगा, कुछ हीट ट्रांसफर होगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरा हीट ट्रांसफर नहीं होगा। धीरे 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 अलग अलग टुकड़ा अलग अलग तरीके से गर्म होते रहेंगे और ये इक्वेशन फॉलो होगा। What will happen after a long time? After a long time, temperature of each element attains a constant वैल्यू। ठीक है, और जैसे ही ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन करेगा तो सिंपल सी बात है, dt बाई dt मेरा जीरो हो जाएगा, और dt बाई dt जैसे ही मेरा जीरो होगा तो मैं सिंपल सी बात है ये बोल सकता हूं dq बाई dt at p will be equals to dq by dt at point q. So हम ये बोलेंगे थर्मल करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। थर्मल करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, पूरे के पूरे में। तो थर्मल करंट अगर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, अगर पूरे के दौरान मेरा थर्मल करंट कांस्टेंट है, तो इन दैट केस वी से स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड। स्टेडी स्टेट का और एक सिग्निफिकेंस हम थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन पहले हम इसी चीज को बोलेंगे। अगर पूरा रॉड में हमारा थर्मल करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी वो हमारा डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं करता है, पोजीशन में डिपेंडेंट नहीं करता है, तो हम बोलेंगे उसमें स्टेडी स्टेट अटेन हुआ है। बाय द वे, ये जो कांस्टेंट होना है वो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस होना है, विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन होना है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को अगर मैं मेंटेन किया फिर तो टाइम के रेस्पेक्ट में भी कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर ये दोनों टेम्परेचर खुद वेराइंग है तो हीट करंट जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस पे ही काम करेगा, लॉजिकल बात है। सो दैट विल वेराई विथ टाइम, बट विथ रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द रॉड दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वेराई। यानी कुल मिला के कोई भी हीट हमारा कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में छुप नहीं जा रहा है, तो छुप नहीं जा रहा है तो जितना हीट इस एंड से फ्लो करना चालू करेगा उतना ही हीट इस एंड से बाहर निकल जाएगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कंसिडर कंडक्शन only at steady state. Right. So, मान लो मेरे पास एक रॉड है, उस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी है K, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और लेंथ है L। इस एंड को मैंने मेंटेन किया T1 पे, दूसरा एंड को मैंने मेंटेन किया T2 पे। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रेट ऑफ हमारा थर्मल करंट
T1 अगर T2 से बड़ा है तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। सो मान लो let thermal current is equals to dq by dt। थर्मल करंट मतलब होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। ओके, थर्मल करंट मतलब होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो पहला ऑब्जर्वेशन, dq by dt is proportional to लॉजिकली बात करते हैं 1/L। लेंथ जितना ज्यादा होगा थर्मल करंट डेफिनेटली उतना कम हो जाएगा। dq by dt will be proportional to A। एरिया बड़ा होगा तो करंट डेफिनेटली ज्यादा आएगा। एंड dq by dt will be proportional to the टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा थर्मल करंट हमें मिलने वाला है। सो इनको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो dq by dt will be proportional to A into T1 minus T2 by L। तो हम लिखते हैं dq by dt is equals to ka into T1 minus T2 by L, जहां पे k को हम क्या बोलते हैं, k केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है और k is called the thermal conductivity of the material। ये केवल और केवल हमारा मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, वो किसी भी और चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर हैज अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू स्टील। सो फॉर आइडेंटिकल रॉड्स कॉपर के अंदर थर्मल करंट हमें ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू स्टील, जिसका केस ज्यादा होता है। यानी उसके मतलब क्या होता है, वो चीज हीट का उतना अच्छा कंडक्टर है। और जबकि अगर के का वैल्यू कम होता है तो हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होने के कारण हम बोलेंगे वो एक अच्छा इंसुलेटर है। परफेक्ट इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनका थर्मल कंडक्टेंस परफेक्टली जीरो होता है, लेकिन वैसा कोई मटेरियल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्मोफ्लक्स वगैरह होता है लेकिन वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस तो हमें देता ही है। हाँ, वैक्यूम हम बोल सकते हैं एक परफेक्ट नॉन कंडक्टर है रिगार्डिंग कंडक्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर वैक्यूम है तो वहां पर अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है, और अंदर अगर पार्टिकल नहीं है तो हीट ट्रांसफर डेफिनेटली हमारा नहीं हो पाएगा। ओके, सो द हीट करंट dq by dt इज गिवन एज ठीक है। ओके, यहां पर एक अच्छी चीज ध्यान देना, T1 minus T2 by L is called temperature gradient। ठीक है, और फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन it is dt by dx। यानी बेसिकली क्या है मेरा, जो अगर कोई वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसका लेंथ है dx,
इस एंड का टेम्परेचर है dt, सॉरी, इस एंड का टेम्परेचर है t, इस एंड का टेम्परेचर है t प्लस dt, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर a है तो इन दैट केस यहां से यहां के थ्रू जो हमारा थर्मल करंट होगा I, ठीक है, थर्मल करंट I दैट इज dq बाई dt, तो I थर्मल दैट इज dq बाई dt will be equals to Ka into dt by dx, यानी the thermal gradient or the temperature gradient. So obvious सी बात है, in steady state Ka into dt by dx is constant throughout. ओके, और सिंपल सी बात है, अगर हमारा रॉड यूनिफॉर्म हो, फॉर यूनिफॉर्म रॉड Ka आर कांस्टेंट, यानी जो भी है वो हमारा हर पार्ट के लिए सेम है, तो सिंपल सी बात है, तो इन दैट केस हमारा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा dt बाई dx विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। बाय द वे, हमारे पास जितने भी कंडक्टेंस का क्वेश्चन आएगा, हीट कंडक्शन का क्वेश्चन आएगा, उन सब में वी शैल कंसिडर the specific heat S to be equals to 0. That will imply steady state will attain practically instantly. ये बहुत ही ज्यादा भयंकर assumption है, गलत assumption है, बट हम ये assume करेंगे जो भी हमारे पास रॉड है उन सब का स्पेसिफिक हीट 0 है, और उन सब का स्पेसिफिक हीट 0 होने का मतलब यह है जो भी हमारा स्टेडी स्टेट है वो प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियसली हमारा अटेन होने वाला है। आई होप दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमारा जो है dq बाई dt इज इक्वल्स टू Ka T1 माइनस T2 बाई L जो है, this is the law of heat conduction, और यही वाला फॉर्मूले को हम हर जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं। बिफोर दैट हमने जो वहां पर पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ इसको अब मर्ज करवाने का टाइम आ चुका है। लेट्स सी दोनों एग्जैक्टली सेम कैसे हैं। ओके ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या मेरे पास करंट क्यों फ्लो करता है। जब मेरे पास कोई एक रेजिस्टेंस था तो करंट फ्लो करने का जो मेन रीजन था वो था बैटरी, यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर करंट फ्लो किया था I, और तब हम लोगों ने बोल दिए थे V इक्वल्स टू IR। अगर मैं उस चीज के साथ एनालॉगसली इसको सोचूं, जो मेरे पास कोई एक रॉड है, मेरे पास कोई यहां पर एक रॉड है, राइट, तो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस की तरह यहां पर काम करेगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। करंट फ्लो कर रहा था ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट फ्लो करेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और उसके कारण जो हीट फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे थर्मल करंट dq बाई dt
इसको हम बोलेंगे IT। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रॉड यहां पर एक थर्मल रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है, RT। सो अगर मैं एनालॉगसली सोचूं, T1 माइनस T2 will be equals to the thermal resistance into dq by dt। V equals to IR, V की तरह यहां पर काम कर रहा है T1 माइनस T2। तो अब अगर मैं देखूं, ध्यान दूं पूरे के पूरे चीज पे, तो इन दैट केस क्या होने वाला है, सुनो और समझो। देखो, हम जानते हैं dq by dt that is equals to the thermal current IT, that is equals to Ka by L into T1 minus T2, right? Ka by L into T1 minus T2। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूं, तो T1 minus T2 will be equals to L by Ka into dq by dt। तो अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करूं, तो सिंपल सी बात है, हम देख सकते हैं, कंपेयरिंग वी कैन सिंपली सी दैट थर्मल रेजिस्टेंस RT will be equals to L by Ka। के जहां पर है मेरा कंडक्टिविटी, वहां पर भी तो एग्जैक्टली सेम था, क्या था, रो L बाई ए, और 1 बाई रो को हम क्या बोलते थे, कंडक्टेंस। यहां पर भी तो वही आया है, 1 बाई के इज द कंडक्टिविटी, सो 1 बाई के विल बी द रेजिस्टिविटी। तो वहां पर जो फॉर्मूला था और यहां पर जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम यहां पे एक चीज समझे, जो heat carrying rod can be considered, heat carrying rod can be considered as a thermal resistor of resistance that is equals to L by Ka। इसको मैं एक थर्मल रेजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूं, जिसका रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू L by Ka। तो इस चीज का एप्लीकेशन देखते हैं। चलो देखो, ध्यान दो, मान लो मेरे पास 2 रॉड है, ठीक है, ओके। दोनों रॉड का लेंथ सेम है, L और L, मैंने मान लिया, आगे चेंज करूंगा, ठीक है। और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, A। इसका थर्मल कंडक्टेंस है K1, इसका थर्मल कंडक्टेंस है K2। अब ये जो दोनों रॉड है, इन दोनों रॉड को एक एंड को मैं मेंटेन किया हूं T1 पे, दूसरा एंड को मैं मेंटेन करता हूं T2 पे। एक एंड को मेंटेन करता हूं T1 पे, दूसरा एंड को मेंटेन करता हूं T2 पे। तो 2 सवाल है, ये जो हमारा जंक्शन है, कैलकुलेट जंक्शन टेम्परेचर, कैलकुलेट जंक्शन टेम्परेचर T। पहला सवाल, कैलकुलेट द जंक्शन टेम्परेचर T, और दूसरा रेट ऑफ हीट फ्लो, किस रेट से यहां पर हीट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ऑब्वियस बात है, स्टेडी स्टेट है, ये वाला जो जंक्शन है इस पे कोई हीट ना पैदा हो सकता है ना कोई हीट खत्म हो सकता है। तो जितना थर्मल करंट यहां पर होगा
उतना ही थर्मल करंट यहां पर होगा। तो IT सेम इन बोथ द रेजिस्टर्स that implies they are in series। करंट अगर सेम होता है तो डेफिनेटली वो रेजिस्टर्स को हम सीरीज पे मान सकते हैं। नाउ इसका सिंपल सी बात है, R1 क्या लिख सकता हूं, L बाई K1A, और R2 में क्या लिख सकता हूं, L बाई K2A। तो सिंपल सी बात है, यहां पर टेम्परेचर अगर T है, सो इन दैट केस T1 में T2 से बड़ा मान लिया तो हीट फ्लो ऐसे हो रहा है। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, T1 माइनस T। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, T1 माइनस T। और इस वाले पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, T माइनस T2। तो यहां का रेजिस्टेंस है R1 और यहां का रेजिस्टेंस है R2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों करंट इक्वल होना पड़ेगा। तो ये दोनों करंट अगर हमारा इक्वल है, सो 1 बाई R1 K1A बाई L T1 माइनस T K2A बाई L T माइनस T2। सो नाउ A बाई L गॉन, so K1 T1 minus K1 T K2 T minus K2 T2। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें कि T का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। और ये T का वैल्यू अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो इन दैट केस मेरे पास थर्मल करंट आएगा। अदरवाइज एक सिंपल सी बात है, हम नेट पे काम कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो L बाई A 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 K1 प्लस K2 बाई K1 K2। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट T1 माइनस T2। तो मेरा जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा dQ बाई dt, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू द थर्मल करंट एंड दैट विल कम आउट टू बी कितना, जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 A बाई L इंटू T1 माइनस T2। ये आ गया मेरे पास रेट ऑफ हीट फ्लो, द थर्मल करंट, एंड ये मेरा dQ बाई dt का वैल्यू देने वाला है। अगर हमें कोई भी पॉइंट का जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है तो करंट का कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, हम आसानी के साथ प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास 3 रॉड है, तीन रॉड कुछ इस प्रकार के हैं। एनवायरमेंटल लॉस को हमें नेग्लेक्ट करना है। राइट, क्या क्या है, ये वाले रॉड का लेंथ है 12, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2a और इसका थर्मल कंडक्टेंस है 2k। ये वाले रॉड का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और थर्मल कंडक्टेंस है K, और इस वाले का लेंथ है 12, एरिया है A और थर्मल कंडक्टेंस है 3k। ये दे रखा है, राइट।
इस पॉइंट का टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाले पॉइंट का टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया हूं 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सवाल ये है इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा दैट इज T, वो हमारा कितना होने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली यहां पे साफ साफ ध्यान दो, KCL अप्लाई करना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं जो मेरा T है वो तीनों से बड़ा है, तो यहां पर भी करंट ऐसे जाएगा, यहां पर भी करंट ऐसे जाएगा, यहां पर भी करंट ऐसे जाएगा। नाउ ये वाले को अगर मैं रेजिस्टेंस R1 बोलता हूं तो R1 का वैल्यू कितना आएगा, 12/2K इंटू 2A L/2KA। R2 कितना है, मैं इसको R2 बोलता हूं तो L/K इंटू A, और R3 कितना होगा 12/3K इंटू A। ये आ गया मेरे पास R1, R2 और R3। नाउ इस वाले क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस T-100, इस वाले क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस T-100, तो T-100 बाई R1 प्लस T-50 बाई R2 प्लस T-0 बाई R3 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T-100 अपॉन L/2KA T-50 बाई L/KA प्लस T-0 12/3KA that is equals to 0। So L/KA 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 पूरे में से कट हो जा रहा है, so 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू T-100 प्लस T-50 प्लस 3T/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं कंप्यूट करूं ये 2T प्लस T प्लस 3T/2, तो 3T प्लस 3T/2 it will simply come out to be equals to 90/2 equals to 200 plus 50 that is equals to 250। तो इस पॉइंट का जो मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा दैट टेम्परेचर T is simply equals to 500/9 डिग्री सेल्सियस। 9 5s are 45, 55.55 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 55.55 डिग्री सेल्सियस। तो इन क्वेश्चनों को करंट के थ्रू सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान रहता है। आई होप यहां पर मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है, एंड मैं इसके आगे और भी कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूं, देखते हैं कैसे कैसे होता है सवाल। ओके